नमस्कार, मैं दिव्यांशी श्रीवास्तवा आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पे। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं वैशाली बिहार से इंजीनियर अभिषेक पटेल जी। ही इज सिलेक्टेड एज बार्क साइंटिस्ट इन ईयर 2020। इनके बारे में और बताऊं तो ईयर 2020 में ही गेट में ऑल इंडिया रैंक 704 थी और गेट 2021 में इनकी ऑल इंडिया रैंक 142। बहुत बहुत बधाई अभिषेक जी, इतनी बेहतरीन सफलता। थैंक यू मैम। थैंक यू स्टडी आईक्यू। क्योंकि करंट अफेयर्स मैंने स्टडी आईक्यू से पढ़ा था, क्योंकि करंट अफेयर्स के टॉपिक डिस्कशन करते हैं बहुत ही बढ़िया वाला करते हैं और मैं इसको मिस नहीं करता हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलती है मैं जरूर देखता हूँ स्टडी आईक्यू का। और बहुत 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 धन्यवाद कि मुझे इन्वाइट किया आपने। अभिषेक जी, हमें बहुत खुशी है कि आज इस इंटरव्यू सेशन में आप जुड़े हैं और जितने भी इंजीनियर्स हैं, एस्पायरिंग इंजीनियर्स हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशंस को टारगेट करते हैं, जैसे आईईएस हो गया, गेट है, पार्क है, उनको आप बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं, क्योंकि एक जो क्लियर कट गाइडेंस है वो कहीं ना कहीं लैकिंग होती है। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप हमारे माध्यम से बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ जुड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक जी, सबसे पहले बात करते हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मैम मैं मेरा जैसे मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूँ। जैसा कि आपने बताया, बिहार से एक छोटा सा गांव है फौजपुरा, मैं वहां से बिलोंग करता हूँ। मेरा 10th अपने घर के पास में ही एच एस हाई स्कूल चिंतामणीपुर है, वहां से कंप्लीट हुआ है। और मेरे डिस्ट्रिक्ट में ही मैंने 12th पास आउट किया था बिहार बोर्ड से ही। और इंजीनियरिंग मेरा शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग देहरादून से कंप्लीट हुआ है। उसके बाद मैंने अपना इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग सर्विस का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। और जैसे 18 में ही मैंने इंटरव्यू तक गया था और 19 में मैंने प्री निकाला था। और 2020 में मैंने बीआरसी एज ए साइंटिस्ट मेरा सिलेक्शन हुआ है। और उसी टाइम 2020 में ही गेट में मेरा 704 रैंक है। और इस साल मेरा गेट में 142 रैंक सिक्योर किया है मैंने मैकेनिकल इंजीनियर। अभिषेक जी, जैसे आपने बताया कि 2018 में जब आपका बीटेक कंप्लीट हुआ, उसके बाद से ही आप अलग अलग एग्जामिनेशन की तरफ लग गए, जैसे गेट हो गया, आईईएस हो गया। क्या जब आप इंजीनियरिंग कर रहे थे तो हमेशा से माइंडसेट था कि गेट की तैयारी करनी, आईईएस की तैयारी करनी, या फिर एक माइंडसेट होता है कि प्राइवेट जॉब्स के लिए जाना? नहीं, उस टाइम मुझे ऐसा लगता था कि जिस टाइम मैं 2014 में जब बीटेक में एडमिशन लिया था, फर्स्ट सेमेस्टर तो ऐसे ही चला गया था। सेकेंड सेमेस्टर में थोड़ा बहुत मैंने हमारे सीनियर से जो ओएनजीसी में सेलेक्ट हुए थे, तो नाम उनका अवतार सिंह नाम था उनका। तो मैंने उनके बारे में सुना था कि उन्होंने गेट सिक्योर किया था। और ओएनजीसी पीएससी तो हमारा पीएससी में बहुत ही अच्छा सीटीसी होता है। तो तभी से मैंने माइंड में सेट हो गया था कि मुझे पीएससी लेनी है। तो इससे क्या होगा, तो गेट का पेपर लिखनी पड़ेगी या मुझे क्लास वन ऑफिसर बनना है। तो एक ही रास्ता हो जाता है कि बस इंजीनियरिंग सर्विस आप निकालोगे तो फिर हो जाओगे। तो मैंने सेकेंड ईयर से मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था थर्ड सेमेस्टर से। यानी कि आप बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स के इंस्पिरेशन बन सकते हैं, जो सोचते हैं गेट के लिए लेकिन कहीं ना कहीं लैक कर जाते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि हम देखते हैं ज़्यादा सारे जो भी एस्पिरेंट्स हैं इंजीनियरिंग कर रहे हैं, गेट के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्पार्क मिसिंग रहता है, गाइडेंस मिसिंग रहती है। तो आई एम श्योर अभिषेक जी, आप बहुत सारे वैसे एस्पिरेंट्स को इंजीनियरिंग जो कर रहे हैं उनको गाइड कर सकते हैं। अब जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बात करना चाहूंगी, क्या राइट स्ट्रैटेजी के साथ अपनी प्रिपरेशन के साथ आगे बढ़ना है? कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है वो, उनका जिसके फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर दिया, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर उनके उनके पास कुछ टाइमिंग होता है। अगर वो चाहते हैं तो थर्ड सेमेस्टर से अगर स्टार्ट गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट या इंजीनियरिंग सर्विस का प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ मैं बताता हूँ जैसा मैंने किया है। सेम चीज मैं बता रहा हूँ। मैंने क्या किया था कि गेट का सिलेबस निकाला था और ईएससी का सिलेबस निकाला था। स्टार्टिंग मैंने गेट का सिलेबस को है ना, जहाँ मेरा स्टडी टेबल था मैंने उसके सामने चिपका दिया था। और जो स्टैंडर्ड बुक थे, जैसे कि एफएम के लिए मैंने बुक लिया था, जो हमारे लाइब्रेरी में कॉलेज के लाइब्रेरी में आके बंसल था, तो मैंने विश्वास थे। सोम के लिए टीमी सेंको मैंने प्रेफर किया था। तो स्टैंडर्ड बुक से मैंने पढ़ाई किया था। जो आपका जो टॉपिक था मेन, जो गेट के सिलेबस में और सीएससी के सिलेबस में था, सेम टॉपिक को मैं देखता था कि सिलेबस में कौन से टॉपिक को पढ़ना है। उसी सिलेबस सेम चीज को मैंने अपना नोट्स बनाता था, डिटेल्स नोट्स मैंने बनाता था। और उसमें जैसे डेरिवेशन भी होती थी, तो डेरिवेशन को मैंने प्रॉपर वे में मैंने उसको लिखता
लिखता था अपने डिटेल्स नोट्स में, और उसका जो रिजल्ट होती थी, रिजल्ट को मैं फिर लिखता था और उसे एक सर्किल टाइप का मैं मार्क कर देता था, उससे स्टार मार्क कर देता था, और उसमें क्या एजम्पशन है उसको मैं नोट कर देता था डिटेल्स में। और फिर कोई कोई कॉन्सेप्ट ये हो जाता है कि हमको समझ में नहीं आती थी, तो मैं एनपीटीएल का लेक्चर देख लेता। तो उस टाइम मैंने प्रिपरेशन वहां से स्टार्ट किया था। और फिर मैंने एक कोचिंग का हेल्प लिया था, जिसका पोस्टल स्टडी कोर्स मैंने लिया था मेडजी दिल्ली से। तो वहां से मुझे बहुत ही हेल्प की थी, और स्टार्टिंग से ही मैं यूपीएससी के थर्ड सेमेस्टर में पूरा फोकस था गेट पे। उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर में आते आते मैंने यूपीएससी की तरफ मैंने फोकस कर दिया, और रिजल्ट हुआ 2018 में मेरा प्री मेंस क्लियर हुआ, इंटरव्यू से मैं बाहर हो गया। जैसे आपने बताया कि गेट का सिलेबस निकाला, आईईएस का सिलेबस निकाला और टॉपिक्स को सेग्रीगेट करके अपने स्टडी टेबल के सामने लगा लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है पूरी प्रिपरेशन का, क्योंकि सिलेबस से बहुत ही वेल वर्स होना चाहिए सभी एस्पिरेंट्स को। और दोनों की हम साइमल्टेनियसली बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब आप इंजीनियरिंग में जाते हो तो बहुत क्लियर नहीं रहता है। आप गेट की भी तैयारी करते हैं, आप आईईएस की भी तैयारी करते हैं, और ये साइमल्टेनियस प्रोसेस चलता रहता है। अभिषेक जी, क्या डिफरेंस आ जाता है जब एक आदमी गेट की तैयारी कर रहा और आईएएस की तैयारी कर रहा? तो बेसिक डिफरेंस हो जाती है कि जैसे आप आईएएस की तैयारी करोगे तो उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन के वेटेज ज्यादा हो जाती है, और गेट का जो वेटेज होता है न्यूमेरिकल नेचर की होती है। तो दोनों का नेचर बहुत ही डिफरेंट है, तो दोनों का प्रिपरेशन आपको सेपरेट करनी पड़ेगी। इट मीन्स कि अगर आप फोकस करना है कि आपको गेट पे फोकस करना है तो गेट ओरिएंटेड होना पड़ेगा, अगर फोकस करना है कि ईएससी की तरफ करना है तो ईएससी की तरफ फोकस करना पड़ेगा। इसका ये रिजल्ट हुआ कि मैंने ईएससी की तरफ मेन फोकस कर दिया था, गेट को मैंने साइड कर दिया था, क्योंकि ईएससी का पेपर पहले हो जाता था जनवरी में, गेट का पेपर फरवरी में होता था। तो मैंने ये सोचा था कि जब ईएससी का प्री हो जाएगा उसके बाद मेरे पास जो टाइम होगा, मैं उसके बीच में मैं गेट का पेपर में क्या प्रिपरेशन करूंगा। तो एक तो सिलेबस है कि ईएससी का जब आप प्रिपरेशन करते हो तो एक तो सिलेबस पूरा कवर हो जाती है, कुछ सिलेबस हमको गेट का कुछ अलग से पढ़ना पड़ता है जो न्यूमेरिकल के लिए, स्पेशली न्यूमेरिकल के लिए। नहीं तो ऑलमोस्ट सिलेबस दोनों का सेम ही कॉमन हो जाता है, कि यानी कि हमारा ईएससी का सिलेबस बड़ा सा हो जाती है और गेट का सिलेबस उसके कंपेयर बहुत ही छोटा होता है। और बस ये है कि गेट में आपको प्रॉपर प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो प्रैक्टिस हमारे पास जो ईएससी के बाद का टाइम होता है उसमें हम लोग कर जाते हैं। मैंने फोकस किया था मेन ईएससी की तरफ, तो किसी तरह ईएससी को क्रैक करने में। तो मैंने इसके लिए क्या किया, थ्योरेटिकल नेचर के क्वेश्चन को मैं पढ़ा है, इसके कंसेप्ट को समझा। इसके लिए पूरा डीपली पढ़ना पड़ता है कि आपके कहीं जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टेटमेंट 1 सही है कि स्टेटमेंट 2 सही है। ऐसा करके ऊपर से ऑप्शन भी दे देते हो, जो ऑप्शन है तो राइट स्टेटमेंट 1 राइट है, थर्ड राइट है, ऐसे करके ऑप्शन वो बना देते हैं जो इजिली आप मिस्टेक कर जाओ। इसके लिए आपको ना डीपली कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, थ्योरेटिकल नेचर थ्योरी एकदम डीपली आपको पता होनी चाहिए कि आप सही डिसीजन ले पाओ। यानी कि जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनको समझना है कि दोनों ही एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट और डिमांड अलग अलग है, उस हिसाब से प्रिपरेशन करना है। पहले बिल्कुल हम बिल्कुल पहले हम थोड़ा सा गेट की बात करेंगे, क्योंकि आपको बहुत एक्सपीरियंस है, आप 2 बार सक्सेसफुल भी हो चुके हैं गेट में। गेट की तैयारी को कैसे समझना है, क्योंकि एग्जामिनेशन को समझना ही बहुत बड़ा काम होता है, और कहते हैं जब एग्जामिनेशन आप समझ लेते हैं तो प्रोसेस बहुत आसान हो जाती है। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट ऐसा भी कर सकते हैं कि एक टॉपिक वाइज, जैसे कि ना जो गेट के प्रीवियस क्वेश्चन वो निकालेंगे 10 ईयर्स की, और उनका ये हो जाएगा कि जैसे मैथ का आपने क्वेश्चन पेपर निकाला, ठीक है, प्रीवियस 10 ईयर्स का, उसमें एक होता है फ्रीक्वेंट आस्क्ड टॉपिक होता है, उसका सेपरेट में आप लिस्ट बना लोगे कि कौन सा टॉपिक हर साल पूछ रहा है वो। तो ऐसे टॉपिक को आप सेपरेट नोट करोगे, उसके बाद उससे थोड़ी सी कम वेटेज वालों को नोट करोगे। ऐसे करके आप सीरियल में सारे टॉपिक कवर हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंट आस्क्ड टॉपिक है सबसे पहले उस पर फोकस करना है आपको, एक स्टैंडर्ड बुक पे फोकस करनी है, नहीं तो आप किसी टीचर का हेल्प ले सकते हो, उनसे ले लो आप, या कोई सीनियर हो उनसे ले लो, या एनपीटीएल का लेक्चर ये सब देख सकते हो। तो मेन मेरे कहने का ये मतलब है कि आप जो गेट का सिलेबस निकाल लोगे ना, उसमें तो जो फ्रीक्वेंट आपका टॉपिक है वहां से आप डिसाइड कर सकते हो कि हम गेट के लिए हमको कितना इफर्ट लगानी है, क्योंकि उसमें होता है कि बहुत सारे टॉपिक हम लोग पढ़ चुके होते हैं, क्वेश्चन देखते ही पता चल अरे ये तो पढ़ चुका हूं मैं। तो ऐसे करके अपने में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है
जब आपके पास कॉन्फिडेंस हो गया तो एक एक्शन मोड में आ जाओगे, तो प्रिपरेशन करना कोई बहुत ही अच्छे वे में आप कर सकते हो, बेटर फॉर्म में। प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आप आगे बढ़ोगे तो बहुत ही अच्छा रैंक ला। बहुत ही अच्छा की पॉइंट आपने बताया कि आप प्रेफरेंस वाइज टॉपिक्स के नोट्स बना लें और समझें कि कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चंस किस तरीके से रिपीटेड हैं और किस तरीके से आते हैं। बिल्कुल। गेट का जो सिलेबस है, जो भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब वो गेट की तैयारी करना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस नहीं बना पाते अपनी कॉलेज स्टडीज को। तो किस तरीके से प्रॉपर बैलेंस बना के गेट की स्टडीज करें? ये मेरे साथ भी बहुत ही इशू हुआ था कि एक तो कॉलेज आपको टाइम से जानी है, अटेंडेंस को मेंटेन करनी है, असाइनमेंट को कंप्लीट करनी है, उसी बीच में आपका कुछ फंक्शन होता है तो उसमें भी पार्टिसिपेट करनी होती है। नहीं तो हमारे कॉलेज में क्या होता था कि हम 9:30 तक आपको कॉलेज में इंटर कर जाना चाहिए। अगर उसके उसके पहले अगर आप इंटर नहीं करते हो तो हमारे वार्डन सर लोग थे, हमारे हॉस्टल में छापा मार देते थे। तो उसमें अब बहाना क्या बना सकते हो कि हमको पढ़ना है, ये है। तो उसमें हमारे एचओडी भी पहुंच जाते थे। सबसे बुरी बात क्या था कि कॉलेज में हम लोगों ने जो फेस किया है तो बहुत ही गंदा वाला फेस था कि तो ये सब चीज हमारे कॉलेज में भी होता है। ऑलमोस्ट कॉलेज में ऐसा वो होता है कि अटेंडेंस का इशू हो जाता है, असाइनमेंट का इशू हो जाता है। तो इसमें है कि कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए क्या होता है कि इसमें प्रॉपर टाइम फॉर्मेट चाहिए होता है, और कॉलेज का भी टाइम देना है, क्योंकि जो अपना मार्क्स के है ना वो भी मेंटेन करना है कि 70-65% ऐसे करके मेंटेन करना है, क्योंकि पीएसयू का रिक्वायरमेंट भी होती है कि आपका जो मार्क्स होता है ओवरऑल 70% प्लस होना चाहिए या 65% प्लस होना चाहिए। इसको मेंटेन करने के लिए पढ़िए आप। अपना जो मार्क्स बेसिस पे है 65 प्लस रखिए, और कॉलेज का जो भी क्राइटेरिया है उसको आप फुलफिल कीजिए। तो उसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक जो कॉलेज का टाइमिंग है उसमें आप जैसे कि 4-5 दिन 4 दिन कॉलेज जाइए, और बचा टाइम क्या होता है कि 5 बजे तक फ्री हो जाते हो। उसके बाद आप पढ़ना चाहते हो तो 7 बजे से आप प्रॉपर पढ़ सकते हो, क्योंकि टाइम फॉर्मेट चाहिए हो तो 3-4 घंटे का आपको टाइम चाहिए, क्योंकि आपके पास प्रॉपर टाइम होता है। सेकेंड ईयर स्टूडेंट के पास 2-3 सालों का टाइम कम नहीं होता, बहुत ही ज्यादा होती है। उसमें आप एक सिलेबस निकालो, एक स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाई करो, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप नेट से डाउनलोड कर लो, और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होता है कि आप बना लो कि हमको कौन सा टॉपिक हमारे करेंट में कॉलेज में चल रही है। सेम सब्जेक्ट को आप गेट का क्वेश्चन पेपर से भी निकाल लो, और आजकल तो मेडजी का जो क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो मिल जाती है, आप उससे भी कोर्स प्रैक्टिस कर सकते हो। एक है कि स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। आपको कुछ दिन के बाद तक थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा, लेकिन स्टार्ट करना बहुत ही जरूरी है। एक प्रॉपर गाइडेंस आपके पास हो तो आपका इफर्ट कम हो जाता हम सभी को पता है कि गेट कितना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। जितनी भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो बैठते ही इस एग्जामिनेशन को, और अभी पैटर्न चेंज हो गया तो जो थर्ड ईयर में भी स्टूडेंट्स हैं वो भी एलिजिबल हो गए हैं अब गेट में अपियर होने के लिए। तो कंपटीशन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी होती है। तो आप कुछ बता सके कि किस तरीके से अपनी एक्यूरेसी को और एक्यूरेट करें? है। एक्यूरेसी को आपको एक्यूरेट करने के लिए बस एक ही उपाय है, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बस उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि स्टार्टिंग का प्रैक्टिस कैसे होगा, आपको टेस्ट सीरीज लिखने से होगा। विदाउट टेस्ट सीरीज आप रैंक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारी सिली मिस्टेक होती है वो आपको बहुत ही एग्जाम में बहुत ही इम्पेक्ट करेगी रैंक से। एक नंबर मार्क्स से आपका रैंक बहुत ही डिफर हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि आपको जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो जैसे कि सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट सीरीज होती है या टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज फुल लेंथ होती है, स्टार्टिंग में क्या करना है, आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देनी है, उनकी एनालिसिस करनी है कि हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, मेरा सिलेबस कितना परसेंट कंप्लीट है, तो उसमें हमको कितना और इफर्ट लगानी है। एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है जिससे कि आपके ओवरव्यू मिल जाएगा कि हमने कितना परसेंट सिलेबस को कंप्लीट किया और मेरा कितना परसेंट सही है, और कहाँ पे मैं वीक है मेरा एरिया है, तो वीक एरिया को मार्क्स करनी है कि हमारे ये टॉपिक वीक है, इसको फिर से पढ़नी है। तो ऐसे करके सारे सब्जेक्ट को आपको करनी है। फिर आता है फुल लेंथ टेस्ट। उसमें क्या होता है कि आपको जितना भी पढ़ाई किया है टाइम फॉर्मेट में, जिस 180 मिनट होता है, तो उसमें क्या होता है कि आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी इसी टाइम टेस्ट सीरीज में बनानी पड़ती है कि हमको कौन सा टॉपिक को पहले पहले अटेम्प्ट करनी है, कौन सा टॉपिक को बाद में अटेम्प्ट करनी है। तो ये स्ट्रेटेजी आपको पहले से ही टेस्ट सीरीज में बनानी पड़ती है। और
इसी में क्या होता है कि एक आपका एक रफ आइडिया हो जाती है कि हमको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग स्टार्ट करनी है या मैथ स्टार्ट करनी है या एप्टीट्यूड स्टार्ट करनी है, क्योंकि एक आपके पास रफ आइडिया हो जाएगा कि कैसे करनी है। तो एक्यूरेसी आपका, जैसे आपने बोला, एक्यूरेसी के बाद आप प्रैक्टिस से आप एक्यूरेसी ला सकते हो, क्योंकि इसमें पता है ना कि एक 19-20 लास्ट एक मैं बात बताता हूँ कि एक इफिशियंसी के क्वेश्चन था आईसी इंजन का, मैंने एक मिस्टेक कर दिया था, उसमें पूछा था उस परसेंटेज में, मैंने ऐसे ही पुट कर दिया था 0.59 ऐसे करके। एक ये मिस्टेक आपका सिली मिस्टेक ना हो, इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दो नंबर से आपका रैंक कहाँ से कहाँ चली जाती है। अभिषेक जी, आपने बहुत ही अच्छे से बताया कि किस तरीके से मॉक इंटरव्यूज देना है अगर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और किस तरीके से स्मार्ट वर्क करना है, कैसे टॉपिक्स को चूज करना है अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं बाग साइंटिस्ट एग्जामिनेशन के बारे में। यू आर अंडरगोइंग ट्रेनिंग एज अ बाग साइंटिस्ट। अब किस तरीके से इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है? हमें पता है जो इसका रिटन एग्जामिनेशन है वो खाली क्वालिफाइंग है, लेकिन जो इसका टेक्निकल इंटरव्यू है दैट इज वन ऑफ द टफेस्ट। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जैसे कि आपने बोला कि जो बार्क है ना, गेट के थ्रू भी लेते हैं और उनका अपना जो टेस्ट भी होता है। तो मेरा जो उनका रिटन टेस्ट हुआ था, उनके थ्रू इंटरव्यू का कॉल आया था, तो वहां पे इंटरव्यू में गया। बस एक होता है कि आप जब इंटर कर जाते हैं, इंटरव्यू का कॉल आ जाती है, तो आपका गेट स्कोर और रिटन एग्जाम दोनों का वैल्यूएशन सेम हो जाती है। मेन होता है कि आपका इंटरव्यू में परफॉर्मेंस कैसा है। इंटरव्यू में जब मैं गया तो मेरा 110 मिनट का ऑलमोस्ट इंटरव्यू चला था। वो पूछते हैं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या होता है। उनके सामने एक बोर्ड होता है, वो बोर्ड पे आपको जाते ही बोल देते हैं कि आप बोर्ड पे अपना फेवरेट सब्जेक्ट लिखो। तो जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट 4, जैसे मैंने 5 लिखा था, तो वो लिखा, और उसी से आपका ये पूरी इंटरव्यू उसी से चलती है, क्योंकि वो है ना प्रैक्टिकल अप्लीकेशन। उनका मेन क्या मोटो होता है कि हम इनका कंडीशन वो देते हैं, और प्रैक्टिकल अप्लीकेशन क्या होता है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो ऐसे ऐसे कंडीशन कभी कभी दे देते, आप सुने भी नहीं होगा, पता भी नहीं चलता होगा। मैंने तो गेट का प्रिपरेशन किया था, इस टाइप का क्वेश्चन आता था, ऐसे बना देता था। ऐसा कुछ नहीं चलने वाला है। आपको डेरिवेशन भी, इवन की डेरिवेशन भी करवा देते हैं। एक हीट ट्रांसफर का डेरिवेशन था, वो कंडक्शन का, वो मेरे से करवा दिया। वो बोले कि आप डेरिवेशन करो, मैंने डायरेक्ट रिजल्ट बोल दिया। मुझे उस टाइम में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक मुझे लग रहा था कि कंडीशन में भूल रहा हूँ, तो फिर भी ऐसे करके मैंने कर दिया था, डेरिवेशन उनका कर दिया था, बोले कि और सही है। तो आपको मेन क्या है कि प्रैक्टिकल अप्लीकेशन वो देते हैं, और कंडीशन ऐसे ऐसे देते हैं कि उस टाइम आप कैसे सोचते हो, मेन है कि आप कैसे रिएक्ट करते हो, और आपको बहुत हेल्प भी करते हैं। सपोज कि आप कहीं आपको समझ में नहीं आती है, आप डायरेक्टली बोल दो कि सॉरी सर, हम नहीं जानते हैं, ऐसा मैंने नहीं सुना। नहीं तो अगर आपका इंटरव्यू पता नहीं कितने मिनट का और चलेगा, वो पता नहीं चलेगा, वो मजे लेने लगे। अभिषेक जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग आपने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया। लेकिन जैसे जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जैसे गेट के बारे में बहुत सारी नॉलेज अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में, ईएससी के बारे में, लेकिन बार के बारे में ये थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस आ जाता है, ऐसा लगता है ऑलरेडी इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ। तो इस रेजिस्टेंस को कैसे थोड़ा दूर करके प्रिपरेशन शुरू करें एग्जामिनेशन की डिमांड के हिसाब से? आपका जो गेट और ईएससी का प्रिपरेशन करते हैं, तो सेम चीज वहां पर भी है। जैसे ईएससी का मेंस का क्वेश्चन देखोगे और गेट का प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे, तो गेट के प्रीवियस 10 ईयर्स का क्वेश्चन आप उठा के देखो, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है रिपीट हो जाते हैं। इवन कि मैकेनिकल में ये होता है कि आपको ऐसे ना 10-11 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से होते हैं। अब आपको सेलेक्ट करनी है, 50% ही स्कोर करनी है। 300 का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, इस क्वेश्चन का 3 मार्क्स होती है। तो उसमें ये करना है कि 150 के अराउंड आप स्कोर करनी है। सारी क्वेश्चन नहीं बनानी है आपको, क्योंकि ये होता है ना, छोटे क्वेश्चन को सिलेक्ट करनी है जिसको आप कॉन्फिडेंट हो कि आप सही कर सकते हैं। क्योंकि उसमें होता है जो वर्चुअल कैलकुलेटर भी, कैलसी होता है, प्रॉपर ढंग से काम भी नहीं करती। कभी कभी ये हो जाता है कि आप चलाते रह जाओ, कुछ पता भी नहीं चलता है, वो रुक जाते हैं। तो आपको ये करनी है कि छोटे क्वेश्चन को जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, वैसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करनी है और उसी को सॉल्व करनी है। ये इतना सा माइंड मेकअप करके चलिए कि 50% क्वेश्चन को ऐसा, क्योंकि कट ऑफ है ना 50% से ज्यादा जाता ही नहीं। कभी कभार चल गया हो, लेकिन ऐसे आप रिकॉर्ड देखोगे तो 50% से बहुत ही कम होती है, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं बन पाते। जो प्रॉपर जो टाइम फ्रेम होते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें 3 मिनट में आप पढ़ भी नहीं पाओ, तो क्वेश्चन को कैसे बनाओगे? तो छोटे क्वेश्चन को सिलेक्ट करनी है और उसी को सॉल्व करनी है। अभिषेक जी, आपने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया था, जब आप इंटरव्यू में होते हैं तो वो आपको बेसिकली असेस करते हैं कि आप
पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। ये जो रिएक्शन की कैपेसिटी है, एबिलिटी बोले, उसको किस तरीके से अपने एटीट्यूड में इनकलकेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स? ऐसा एटीट्यूड आपको है ना प्रैक्टिस से मिल सकता है। जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन को टेस्ट सीरीज लगाओगे, उसमें क्या होता है कि टेस्ट सीरीज भी सेम ही होता है, क्योंकि नए नए क्वेश्चन आते हैं हमारे सामने। तो उसमें क्या होता है कि आप टेस्ट सीरीज में अगर अच्छा कर सकते हो, तो उसमें आप ये है कि एक आइडिया आ जाता है कि नए क्वेश्चन को देख के हम इस कंसेप्ट को अप्लाई करके, उसमें कंडीशन होता है, उसको अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। अगर ऐसा माइंडसेट है तो आपको इंटरव्यू में कोई इशू नहीं होने वाला, क्योंकि आप प्रैक्टिकल टाइप का सोचोगे ना। क्योंकि जो रिपीटेड क्वेश्चन होता है, सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन होता है, आप तो उसको तो इजीली कर दोगे। लेकिन नए क्वेश्चन आएंगे, उनके लिए आपको थोड़ी एफर्ट लगानी पड़ेगी। अगर वैसे क्वेश्चन को आप हैंडल कर लेते हो, तो आपको इंटरव्यू में कोई इशू नहीं होने वाला, क्योंकि सेम सिचुएशन वो कंडीशन देते हैं, आपको हैंडल हो जाएगा। और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जैसे कि पावर प्लांट से रिलेटेड हो गया क्वेश्चन, थर्मल से रिलेटेड हो गया, वो क्वेश्चन बहुत ही पूछते हैं। उनका आरएसी का क्वेश्चन एकदम खतरनाक वाला पूछते हैं। अभिषेक जी, हम आपकी इस पूरी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। अगर कुछ 3 क्रिटिकल पॉइंट्स मेंशन करने हो। आपने 2 बार गेट क्लियर किया है, ईएससी के इंटरव्यू स्टेज तक गए हैं, पार्क साइंटिस्ट एग्जामिनेशन को आपने क्लियर किया है एंड यू आर अंडरगोइंग ट्रेनिंग। तो 3 ऐसे कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स। एक तो वो है कि हम लोग का जो बैकग्राउंड है, फार्मिंग बैकग्राउंड है, इसमें रिसोर्सेज की कमी होती है। और फार्मिंग बैकग्राउंड से यहाँ तक सफर करना अपने आप में बहुत ही टफ था, क्योंकि स्ट्रगल वाला पार्ट बहुत ही था। एक हो गया कि आपका फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत हो जाता है। सेकेंड हो गया कि जो आपका गाइड करने वाले होते हैं ना, मेन क्या होता है कि आपको गाइडलाइन देने वाले आपके पास नहीं होते हैं ना, तो आपको बहुत ही टफ होता है कि सफर करना, तो मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि हमारे बिहार में क्या माइंडसेट है कि आपको सिविल सर्विस ही निकालनी है, जो भी आपको आएगा सिविल सर्विस निकालनी है। इस टाइप के माइंडसेट से आपको बाहर आना पड़ेगा कि हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में, वो गेट लिखना है, एसी लिखना है, तो थोड़ा सा अपने आप में टफ हो जाता है। क्योंकि पेरेंट्स का एक प्रेशर होता है कि हम आपको जो भी आप सुनोगे बिहार में, तो उसको सिविल सर्विस ही लिखनी है। उसको एसी पता नहीं है, गेट पता नहीं उतना, जितना सिविल सर्विस को पता है, क्योंकि आसपास में आपके सिविल सर्विस वाले होते हैं। तो सेकेंड हो गया कि प्रेशर को हैंडल करना। थर्ड हो जाती है कि अपने जो पेशेंस है उसको मेंटेन करना। आप जो सेल्फ मोटिवेशन होता है, जो मोटिवेशन है उसको मेंटेन करना। ये 3 चीजें हैं मेरे जर्नी में सबसे ज्यादा। बहुत क्या मैं बोलूँ कि बहुत ही अपने आप को सीखने को कुछ मिला है कि इस चीज को हैंडल कर पाते हो तो आप बहुत ही आगे जाते किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी इस जर्नी में साथ रहा है? हो। स्टडी आईक्यू जैसे कि करंट अफेयर्स का जब मैं पढ़ता था, तो करंट अफेयर्स नहीं होता ना कि जो टॉपिक होता है उनका करंट का, तो जो डिस्कशन करते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे वे में करते हैं, जिससे आपको डिटेल्स नॉलेज हो जाती है। उसमें कि करंट अफेयर्स, जब मैं एसी का प्रिपरेशन कर रहा था, उसमें करंट अफेयर्स मुझे बहुत ही हेल्प हुआ था स्टडी आईक्यू। जो टॉपिक डिस्कशन करते थे, जब आफ्टर डिनर में क्या करता था, इनका जो वीडियो आ जाती थी, तो मैं सोने से पहले इनका वीडियो देख लेता था, और इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाती है उसको नोट कर लेता। करंट अफेयर्स की जो कॉपी थी उसमें नोट कर लेता था। मुझे मजा आने लगा। अभिषेक जी, हमें बहुत खुशी है कि आपने इस एग्जामिनेशन को क्लियर किया और स्टडी आईक्यू कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस में कंट्रीब्यूट किया, तो वी आर रियली ग्लैड एंड प्राउड। अभिषेक जी, आपने बहुत ही डिटेल में बताया कि किस तरीके से जो भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं छात्र छात्राएं, या फिर जो ड्रॉप लिया है इंजीनियरिंग के बाद, कैसे अपनी गेट की प्रिपरेशन कर सकती हैं, ईएससी की कर सकती हैं, अगर बार्क साइंटिस्ट एग्जामिनेशन को क्लियर करना है उसकी भी प्रिपरेशन कर सकती हैं। कुछ फाइनल वर्ड्स फॉर द स्टूडेंट कम्युनिटी? मेरे साइड से यह है कि जो अपना सेल्फ मोटिवेशन है उसको आपको कंटिन्यू मेंटेन करके रखनी है, क्योंकि मोटिवेशन ही एक ऐसा चीज होता है कि अपने आप में लगता है कि मैं कर सकता हूँ। तो वैसे मोटिवेशन कहाँ से आएगा, तो अपने पेरेंट्स का सिचुएशन को चेंज करना है। मेरे में क्या था कि मैं अपने पापा मम्मी का पिक पास में रखता था, कि कभी ऐसा लगता था कि क्योंकि वैकेंसी कम आने लगी थी और कंपटीशन टफ होते, डे बाई डे टफ होते जा रहा, तो कभी कभी अपने अंदर एक फील हो सकता है। एज ए स्टूडेंट मैं फील करता था कि शायद कहीं नहीं हो पाएगा, ऐसा मुझे लगने लगा। तो उस टाइम मैं पापा मम्मी का पीक देखता था। उसमें क्या होता है कि उनको पीक देखे ऐसा लगने लगा कि अपने फैमिली कंडीशन को मुझे चेंज करनी। तो एक अंदर से जो मोटिवेशन मिल जाता था, उसका आपका कहीं भी सब्स्टिट्यूशन नहीं। अब उसी से आपका भी जो सेल्फ मोटिवेशन है, आपका फैमिली का कंडीशन जो चेंज करनी है, आप उसी को कंटिन्यू रखो और बस जर्नी रखो, आप राइट स्ट्रेटेजी पे चलो, आपको सक्सेस मिलेगी।
मेरी मेरी जर्नी में, यहाँ तक की जर्नी में बहुत सारे लोगों का साथ हुआ। जैसे हमारे गांव से मैं बात करूँ, एक तो पापा मम्मी का होता ही है, और हमारे गांव में भी बहुत है। जैसे कि मेरा एक छोटा भाई है, तो राजा है, और एक हमारे चाचा है, उमानाथ चाचा है और रविंदर चाचा है, और मेरे अपने घर के भाई लोग हैं, जैसे गुड्डू भैया है और संजीत भाई है, और हमारे जो गुरु जी हैं, एक लालगंज के बीके सर हैं, उन्होंने बहुत ही मोटिवेट किया था। और एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में सौरभ पांडे सर हैं, उन्होंने बहुत हेल्प किया था। और हमारे कॉलेज के अजय वर्मा सर, और हमारी कुछ फ्रेंड है, जैसे कि बहुत हमारी जो फ्रेंड थी, बहुत ही मोटिवेट करती थी। तो आपको है ना, एक तो डायरेक्टली मोटिवेशन मिलता है और एक इनडायरेक्टली मोटिवेशन मिलता है। ये सबसे आप उम्मीद हो, इतने लोगों का आप उम्मीद से आपको आगे बढ़नी है। अगर आप अपने आप में कहीं कमी छोड़ते हो, तो कहीं आप अपने आप को नहीं सोचते हो, आपके आपसे जुड़े हुए कितने लोग ऐसे हैं जिनसे आपको बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है, तो उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उनको पूरी करने, अब अपनी ड्रीम को भी पूरी करनी। तो ऐसे चीज जब आपके मन माइंड में चलने लगे, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई स्टूडेंट डिमोटिवेट होगा और अपने जर्नी को कंटिन्यू नहीं रखेगा। बिल्कुल रखेगा, और बहुत ही इफिशियंट वे में रखेगा। बहुत ही प्रैक्टिकल थॉट्स आपने शेयर किए अभिषेक जी कि किस तरीके से मोटिवेटेड रहना है। और आपने, आई एम श्योर कि आपके माता पिता और आपने जिन भी लोगों का नाम मेंशन किया है, दे आर वेरी प्राउड ऑफ यू। एक बार फिर ढेर सारा धन्यवाद। एंड हम यही विश करते हैं कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।